आप सभी का फिर से स्वागत है। चलिए आगे बढ़े। रत्न ज्योतिष तो आपने कर लिया है, आप सब ने। बाकी लोग जो है, राकेश जी है, विठल जी है। इस अध्याय में हम बात करेंगे ज्यादातर वास्तु के ऊपर। कुछ भ्रामक मान्यता भी हैं, उसे भी हम देखेंगे अपने हिसाब से। तो पहले हम रत्न की बात करेंगे, रत्न है क्या उसे तो पहले जान लें, फिर आगे बढ़ेंगे। ज्योतिष ज्योतिष की भी थोड़ी थोड़ी बात करेंगे और वास्तु की भी बात करेंगे, ताकि दोनों पहलू से आपको उसे समझ सकें कि रत्नों का प्रयोग हमें कहाँ करना है, चाहे ज्योतिष हो चाहे वास्तु हो, किस तरह से करना है और उसमें हमें क्या क्या सावधानी रखनी है। ठीक है, यदि आप वास्तुशास्त्री हैं या एस्ट्रोलॉजर हैं तो उतना तो हमें पता होना चाहिए। हाँ, जो तो कहने का तात्पर्य ये है, जिस हथियार का हम प्रयोग करते हैं उसे चलाना हमें आना चाहिए। सही बात है। और उसके बारे में हमें नॉलेज भी होना चाहिए। अब जो हथियार आप चला रहे हो, अपने पास रखते हो, तो उसका पूरा नॉलेज भी हमें आना चाहिए ना, कहाँ उसका प्रयोग करना है, कहाँ नहीं करना है, किन किन बातों की सावधानी हमें रखनी है उसे चलाने के समय, उसका प्रयोग करने के समय। तो इसे हम थोड़ी देखने की कोशिश करेंगे। ज्योतिष और वास्तु दोनों में देखेंगे, दोनों पहलुओं में आपको बताने की कोशिश करेंगे, और जो मैं जानता हूँ और जो मैं प्रयोग करता हूँ पिछले 22-23 साल से। ठीक है। तो आज हम बात करते हैं रत्नों की। सिर्फ पहले रत्नों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, रत्न क्या है, कितने प्रकार के हैं। हाँ, तो रत्न, वास्तु और सावधानियां, ये हमारा टॉपिक रहेगा, ये सफर है हमारा। ठीक है। तो पहला टॉपिक है रत्न क्या है और रत्नों का महत्व क्या है। इन दो बातों पे आज हम थोड़ी चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, रत्न शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो है श्रेष्ठ, उत्तम, सर्वोत्तम। रत्न का ये एक शब्द है। और ये जो रत्न शब्द जो है वो सर्वत्र श्रेष्ठता का ही द्योतक है, यानी सर्वसे श्रेष्ठ। इसे रत्न कहते हैं हम। इसे आभूषणों में भी प्रयोग होता है, ज्वेलरी बनाते हैं ना, उसमें भी उसका काफी प्रयोग होता है। कहीं आप देखो, कई पुस्तकें भी आपने देखी होंगी, पढ़ी होंगी, उसमें भी ज्योतिष और वास्तु में भी कहीं उसका प्रयोग होता है। तो ऐसे रत्नों का प्रयोग कई प्रकार से किया जाता है। ज्यादातर ज्योतिष में किया जाता है, आभूषणों यानी ज्वेलरी में भी किया जाता है, और कहीं कई जगह पे हम वास्तु में भी रत्नों का प्रयोग करते हैं। ऐसा शास्त्रों में भी उल्लेख है। ठीक है। और जो रत्न है वो दो प्रकार के होते हैं। आप नोट करना चाहे तो कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग तो आपको मिलेगा ही। हाँ, तो रत्न दो प्रकार के होते हैं, एक खनिज रत्न और एक जैविक रत्न। ये दो प्रकार हैं रत्नों के। खनिज रत्न यानी वो रत्न है जो हमें खानों से प्राप्त होते हैं, जमीन के नीचे से प्राप्त होते हैं, पृथ्वी के गर्भ से हमें जो प्राप्त होते हैं वो होते हैं खनिज रत्न। पृथ्वी के गर्भ के अंदर जो रासायनिक द्रव्य होते हैं, उनके जो प्रोसेस होते हैं द्रव्यों के विविध तापमान पे, तो विविध इस तरह से विभिन्न प्रकार की जो रासायनिक प्रक्रियाएं होती है वो निरंतर चलती रहती है आप नीचे भौगोलिक परिस्थिति में। तो इससे हमें, इसी के परिणाम स्वरूप जो होता है, हमें पृथ्वी के गर्भ से विभिन्न रत्नों का जन्म होता है यहीं पे, जिसमें हीरा है, मानिक है, पन्ना है, नीलम, पुखराज, गोमेद, लहसुनिया, ये सब खनिज रत्न है। इनकी जो उत्पत्ति होती है वो खानों से होती है, आप सब जानते हैं। वो पत्थर के स्वरूप में होती हैं, इसलिए उन्हें खनिज रत्न की श्रेणी में रखा गया है। ये हो गए खनिज रत्न हमारे मुख्य, मानिक, पन्ना, नीलम, पुखराज, गोमेद और लहसुनिया, ये खनिज रत्न है। दूसरी जो श्रेणी है वो जैविक रत्न की है। जैविक या का अर्थ क्या हुआ, जीव के द्वारा उत्पन्न हुए रत्न। इसमें दो रत्न आते हैं, एक मूंगा है और एक मोती। ये सब आप जानते हैं। हाँ, इनकी रचना जो है विविध विभिन्न प्रकार की जो समुद्री कीटों होती है ना, उनके द्वारा होती है। उनके
गर्भ में की जाती हैं ये विविध समुद्री जो कीड़े होते हैं, कीटे होती हैं जो, उनके द्वारा समुद्रों के गर्भ में यानी नीचे तह में की जाती है, वहां उसकी उत्पत्ति होती है। और हमारे प्राचीन शास्त्रों में भी जहां उसके अनुसार रत्न और उपरत्न, अब शास्त्रों में देखोगे ना, ये तो हमारे मुख्य रत्न हो गए, और शास्त्रों में 84 उपरत्नों की भी बात की गई है। प्राचीन शास्त्र को आप देखोगे, उसके अनुसार रत्न और उपरत्न मिला के 84 है, 84 है। तो यहां हम उसकी डिटेल में बात नहीं करेंगे ज्यादा। इनमें माणिक है, मोती है, मूंगा, हीरा, पन्ना, नीलम, पुखराज, गोमेद, लसुनिया, इनको नवरत्नों को नवरत्न माना गया है। ये नवरत्न हो गए, और बाकी के जो भी हैं वो उपरत्न में माना गया है या गिने जाते हैं वो। तो ये 84 उपरत्नों की चर्चा काफी ग्रंथों में भी है। हम यहाँ उतने डिटेल में बात नहीं करेंगे, हम तो मुख्य नवरत्नों की बात करेंगे यहाँ, किस तरह से प्रयोग करना है। और उसके उपरत्न भी हैं, उसका प्रयोग भी आप कर सकते हैं। तो इस ज्यादा विस्तार में हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे यहाँ। कहने का तात्पर्य इतना है कि रत्नों का प्रयोग दो प्रकार से लोग ज्यादातर करते हैं। एक तो शौकिया तौर पे प्रयोग करते हैं ना, उंगली पे अंगूठी पे लगाते हैं, या नेकलेस वगैरह पहनते हैं, हार पहनते हैं, हाँ, आभूषणों में जड़वा कर पहनते हैं, ये एक शौकिया हो गया, शौक से लोग पहनते हैं बस। और दूसरा है, इसका ज्योतिषीय प्रयोग भी होता है, ज्योतिष और वास्तु में। तो इनका विशेष प्रयोग ज्योतिष में ग्रहों की शांति के लिए भी होता है, और वास्तु में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये सब तो आप जानते ही होंगे। और हमारी ये मान्यता है प्राचीन शास्त्रों की कि सभी रत्न तथा उपरत्नों में एक प्रकार की दैवी शक्ति होती है उसके अंदर, जिसके आधार पर ये धारक की जो ग्रह बाधाएं होती है, जो उसे धारण करता है, उसकी जो ग्रह बाधाएं होती है ना, उसको वो दूर करता है, और उसके जीवन में सुख शांति आती है, ऐसी धारणा है, क्योंकि उसमें दैवी शक्ति हम मानते हैं। तो जो भी उसे धारण करता है, उसके जीवन में सुख शांति की स्थापना होती है, सुख शांति आती है। अभी जहां तक रत्न और ग्रह बाधा का प्रश्न है, इसमें मेरा मत तो ये है कि इसका रत्न और उपरत्न का प्रयोग करके व्यक्ति की जो बाधाएं हैं उसे हम पूरी तरह से दूर कर सकते हैं। मगर कौन सा ग्रह, कौन सा रत्न उपयोगी है नहीं है, वो हम उसकी कुंडली के अनुसार देखेंगे, वो हम टॉपिक लास्ट में रखेंगे। हाँ, इसी किस तरह से हमें देखना है, कि हमें कुंडली के अनुसार किस तरह देखना है, पहले हम देख लेते हैं कि रत्नों का महत्व क्या है, उसे किस तरह से चुनना पसंद करना चाहिए फिजिकल तौर पे। उसके बाद फिर दूसरा स्टेप जो हम देखेंगे लास्ट में, कि कुंडली के अनुसार मैंने जो पसंद किए हुए हैं, मुझे फिजिकल फिटनेस तो आ गई, समझ में आ गई कि मानो मुझे मानिक लेना है तो कैसा लेना चाहिए, कितना कैरेट का लेना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ये आप देख के बता सकते हैं, या इतना नॉलेज आपको है। अभी फिर हमें ये देखना है दूसरा स्टेप, क्या मैं उसे यूज कर सकता हूं, मेरे लिए वो सूट करता है कि नहीं, वो हम कुंडली के अनुसार फिर आगे देखेंगे। ठीक है। तो अभी रत्नों का महत्व क्या है उसे हम समझेंगे। ज्योतिष और रत्न का आपस में गहरा संबंध, ये सब आप जानते हैं, और कहीं कहीं वास्तु में भी इसका प्रयोग किया जाता है। गर्भ विन्यास या दिशाओं को मजबूती देने के लिए इसका प्रयोग होता है, और ये शास्त्रों में भी इसका उल्लेख है। शास्त्रों में सिक्के की एक बाजू है, दूसरी बाजू हमें देखनी है, तो हमारे विवेक पे है। वो हम फिर आगे जाके चर्चा करेंगे, तब वास्तु के टॉपिक पे आएंगे तब। तो जनरली हम क्या करते हैं, रत्नों का प्रयोग क्या होता है, ज्योतिषीय दृष्टि से आप देखें तो भी, और वास्तु की दृष्टि से भी देखें, उसका प्रयोग मनुष्य कब करता है, तेज गति से आगे बढ़ने के लिए, उन्नति करने के लिए। सही है ना, हमें और आगे बढ़ना है, तेज गति से आगे बढ़ना है, स्पीड में जाना है, तब जाके हम इसका प्रयोग करते हैं, चाहे वो ज्योतिषीय दृष्टि हो या वास्तु की दृष्टि हो। तकलीफों से हमें बाहर आना है, जो स्पीड हमारी है उससे हमें बहुत स्पीड से उन्नति करनी है।
सभी छोटी बड़ी जो विपत्तियां हैं, आपत्तियां हैं, प्रॉब्लम्स है, उससे हमें बचना चाहते हैं हम लोग। और वर्तमान समय में मनुष्य अपने जीवन में आने वाले घटनाओं के संबंध में भी जानना चाहता है, आगे क्या होगा, कैसा होगा। ये जानने के लिए भी हमारे ऋषि मुनियों ने भावी जीवन के संबंध में जानकारी हेतु कई सिद्धांत बनाए हैं, जिसमें ज्योतिष विद्या भी है, हस्तरेखा भी है, तांत्रिक विद्या भी है, रमल शास्त्र इत्यादि बहुत सारी विद्याएं हमें उन्होंने दी हैं हमारा भविष्य जानने के लिए, उसे बेहतर बनाने के लिए। उसमें भी हम कई जगह पे रत्नों का प्रयोग करते हैं। तो ये पूरा ब्रह्मांड जो है, आप सब जानते हैं, ब्रह्मांड में जो भी सभी वस्तुएं हैं वो लगातार चलती रहती है, चलायमान है सब, वो स्थिर नहीं है। अब देखिए, विश्व में, ब्रह्मांड में सभी वस्तुएं लगातार चलती रहती हैं, मूवमेंट में रहती हैं सभी। और सभी वस्तुएं एक दूसरे को निश्चित रूप से किसी न किसी अंश में प्रभावित करती हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी आती हैं किसी भी तरह से। और ये सौर मंडल में जो हमारे ग्रह, नक्षत्र हैं, तारे हैं, वो तथा भूमंडल पर जो स्थित सारी वस्तुएं हैं, भूमंडल में जो सारी वस्तुएं हैं, उनके ऊपर विशेष प्रभाव डालती है, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, उनके ऊपर उनका प्रभाव पड़ता है। आप सब जानते हैं, ग्रहों, नक्षत्रों का, तारों का हमारे पर, वनस्पति पर, हर जीव पर, सजीव हो निर्जीव हो, उन पर विशेष प्रभाव पड़ता है, आप सब जानते हैं। और ये वैज्ञानिक तौर पे भी ये प्रमाणित किया गया है। आप तो सब कुछ मानते हैं आजकल। तो सौर मंडल का उसका जो प्रत्येक ग्रह है, सौर मंडल का एक प्रत्येक विशिष्ट ग्रह जो है, वो विशिष्ट वर्ण का प्रकाश प्रकाशित करता है, विशिष्ट प्रकार की प्रकाश जो है उसको प्रकाशित करता है। हर एक प्लैनेट के अलग अलग ऊर्जाएं हैं, अलग अलग कलर है। तो उसकी जो किरणें हैं उसी वर्ण में प्रसारित होकर संपूर्ण ब्रह्मांड के कण कण को स्पर्श करती है। वो कोई भी ग्रह है, आप देखिए, उसकी जो उष्मा निकलती है, किरणें निकलती है, तो सारे ब्रह्मांड में फैलती है ना, वो कण कण को वो स्पर्श करेगी, जिससे सृष्टि जो है, ये सभी प्राणी जो है उन्हीं किरणों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकेंगे। सब पे किरणों का असर तो होगा ना। जो जो प्लानेट है उसकी रेज जो आ रही हैं वो तो पूरे ब्रह्मांड में फैलती हैं, तो उससे कोई भी जो प्राणी है, जीव है, वो अछूता नहीं रह पाएगा, सब पे उसकी असर होगी। तो जब एक शिशु होता है, जन्म लेते ही उन ग्रह नक्षत्र का छाया में वो आ जाता है। जब उसका जन्म होता है तो उसी से जो नक्षत्र है, ग्रह है, उससे वो प्रभावित हुए बिना नहीं रहता है, प्रभावित होता है, उसी समय प्रभावित होता है वो। और जब शिशु का जन्म होता है उस समय जिन ग्रह नक्षत्रों की किरणों से वो प्रभावित होता है, वो प्राणी अपने संपूर्ण जीवन, यानी वो जीव अपने संपूर्ण जीवन काल उन्हीं ग्रह, नक्षत्रों और ताराओं के प्रभाव में रहेगा। और वो जो ग्रह जो है, जिसकी छाया उस पर, यानी प्रकाश उस पर पड़ रहे हैं, वो इस पृथ्वी से जितने समीप होंगे, वो ग्रह उस पृथ्वी से जितने समीप होंगे, तो उस प्राणी पे, उस जीव पे, या वस्तुओं पे, या वनस्पति पे उनका जो प्रभाव है किरणों का, वो हिसाब से रहेगा। जितनी दूरी होगी उस तरह से उसका प्रभाव रहेगा, चाहे वनस्पति हो, चाहे जीव हो, चाहे वो शिशु हो। उसके दूरी के अनुपात में, दूरी के हिसाब से उसकी जो रेज है, उसकी जो किरणें हैं, उसका प्रभाव उस हिसाब से होगा। ज्यादा दूर है तो उसका प्रभाव थोड़ा कम रहेगा, नजदीक है तो उसका प्रभाव थोड़ा ज्यादा रहेगा। हाँ, दूर होने से उसकी जो क्षीण हो जाएंगे वो, जितना ज्यादा ग्रह दूर है। तो मनुष्य के जीवन जो संचालन जो होता है, उसमें ग्रहों की किरणों का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। शास्त्रों में भी लिखा है, हमारे ऊपर, हमारे जीवन के ऊपर
या इस भूखंड के ऊपर जितने भी जीव है, वनस्पति है, सजीव निर्जीव है, उन पर उन ग्रहों की किरणों का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अभी देखिए, ये भी जरूरी नहीं है कि प्रत्येक ग्रह की किरणें जो है प्रत्येक मनुष्य को हर समय लाभ पहुंचाए या हानि पहुंचाए। ये जरूरी नहीं है, हर समय लाभ या नुकसान नहीं हो सकता है। तो ग्रहों की किरणों के प्रभाव न होने से मानव ही नहीं परंतु संपूर्ण सृष्टि हीनता से ग्रसित हो जाएगी। कभी कभी एक से अधिक ग्रह की किरणों का भी प्रभाव पड़ता है, जिसे हम सामूहिक रश्मियों के होने के कारण अनेक ग्रह का प्रकाश आपके ऊपर पड़ेगा, किरणें आपके ऊपर आएंगी यानी पृथ्वी पे आएंगी, तो उसका प्रभाव भी अलग रहेगा। तो उसका कारण लाभदायक भी हो सकता है और हानिकारक भी हो सकता है, यह बात आप ध्यान रखें। तो अंत में क्या है, विभिन्न प्रकार के रत्न विभिन्न ग्रहों की किरणों को अपने में शोषित करने की क्षमता रखते हैं। जो रत्न है आप हमारे पास नवरत्न जिसे हम कहते हैं या उपरत्न भी है, वो विभिन्न ग्रहों की किरणों को अपने अंदर शोषित करने की एक क्षमता रखते हैं। अब कौन सा रत्न किस ग्रह की किरणों को अपने अंदर शोषेगा या अपने प्रभावित करेगा, उसे हम देखेंगे फिर आगे। तो ये ज्ञान जो है विद्वानों द्वारा और हमारे ऋषि मुनियों द्वारा अपने अनुभव से उन्होंने हमें निश्चय किया है कि कौन सा ग्रह कौन सा रत्न की किरणों को अवशोषित करता है। तो आज के युग में भी उसे माना जाता है, उसे समझा जाता है, और ऐतिहासिक काल से ही इस ग्रहों को हमारे पूर्वज भी इसका प्रयोग करते थे ना, कष्ट को दूर करने के लिए या ग्रह की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। ज्योतिषी हमें रत्न धारण करने की भी बात करते थे कि भाई आपको ये आपका ये ग्रह कमजोर है तो ये ग्रह पहन ले, ये रत्न आप पहन लीजिए। ठीक इस तरह से हमने आज के समय में तो प्रयोग होता ही है, मगर हमारे जो पौराणिक जो ऐतिहासिक जो समय था हमारा, उसमें भी इसका प्रयोग होता था, और हमें उस समय भी हमें समझाया गया था कि आप रत्नों का प्रयोग इस तरह से आप कर सकते हैं। तो तो इनके जो किरणों का प्रभाव हम सब पे पड़ता है, ये तो सब हम मानते हैं, हमारे ऋषि मुनि में भी हमें समझाया था, और आज के साइंटिस्ट भी वो हमें समझा रहे हैं या बता रहे हैं। अभी सौर मंडल जो है हमारा, उसका प्रभाव हम पर पड़ता ही है। आप सब जानते हैं कि सभी ग्रह नक्षत्र व तारे अपनी किरणें पृथ्वी पर फेंकते हैं, उसकी सारी किरणें पृथ्वी पर आती हैं, और पृथ्वी के ऊपर स्थित सभी जीव निर्जीव वस्तुओं की क्रिया को वो संचालित करते हैं, उसके ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। सारे ग्रह नक्षत्र हैं, तारे हैं, और वे वस्तुएं उन किरणों को आपस में समाहित कर लेती हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है, उन रत्नों का प्रभाव हमें अधिक महसूस होता है, क्योंकि रत्नों से निकलने वाले जो रंग होते हैं वो गहन अवस्था में होते हैं। रंगीन किरणों की गहन अवस्था जब प्राप्त होती है हमें, तो ज्योतिषीय दृष्टि से रत्नों को मूल्य उसका बढ़ाया जाता है, यानी जितनी ज्यादा रेज उस रत्न में से निकलेगी यानी गहरी निकलेगी, वो रत्न उतना मूल्यवान होगा। कहने का तात्पर्य क्या है, सौर मंडल के तारे सितारे जो भी नक्षत्र ग्रह नक्षत्र हैं, उनका प्रभाव हम पर पड़ता है। तो वो उनके जो अंदर से रत्नों से निकलने वाले जो किरणें हैं वो कितना सोचते हैं अपने अंदर, और कितना फिर उसको बाहर निकालते हैं, उनकी गहनता के ऊपर उसका मूल्य निर्धारित किया जाता है। तो ये समझ में आया ना आप सबको। तो ब्रह्मांड की ऊर्जा जो है उनका हम सब पर, सजीव निर्जीव
जीवों पर भी असर होता है, चाहे वो वनस्पति हो, सजीव हो, निर्जीव, कोई भी पदार्थ हो, हमारे ऊपर ग्रहों नक्षत्रों का असर होता है। ठीक है। और उन्हें जो रेस जो आती है, उन्हें जो रत्न है अपने अंदर कितना समाहित कर लेता है, तो उसको किस तरह से वो विकिरण करता है, जितना ज्यादा गहराई से करेगा उसका मूल्य उतना ज्यादा होगा। कहने का तात्पर्य ये है, इसलिए हमें प्राचीन समय में कहते थे कि आपका ये ग्रह कमजोर है तो आप ये रत्न धारण करें। उस ग्रह की जो किरणें हैं ज्यादा से ज्यादा उसमें समाविष्ट होती हैं, इसलिए उसका प्रभाव बढ़ जाता है उस ग्रह का, जो कमजोर है। ठीक है।